हेलो। तो आखिरी क्लास में हमने जितना किया हुआ था मुझे नहीं लगता सब लोगों ने उतना देखा है। एनालिटिक्स तो मेरे पास रहते ही हैं क्योंकि चैनल मेरा है तो एनालिटिक्स मेरे रहते हैं। आप लोग अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूँ। मैं इसको बेसिकली ऐसा नहीं कि केवल आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, मेरा भी इसमें फ़ायदा रहता है। आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला रिक्वेस्ट मेरा ये रहता है। दूसरा रिक्वेस्ट ये रहता है मेरा कि आप वीडियो जो है कंटिन्यूअस देखिए। ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट देख के 10 मिनट देख के आप अगर छोड़ेंगे तो इससे मिलना जुलना कुछ है नहीं आपको। और एक होता है ना कि हम पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो रोज़ पढ़ते हैं, तब जाके 1 साल के बाद हम एग्ज़ाम देते हैं और हमारे पास यहाँ पे तो साल भर है भी नहीं। अगर ऐसे में आप अगर 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख के ख़त्म करेंगे तो फिर पढ़ाई होने से रही है ना। और मैं भी कोई 2-4 घंटे की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो वीडियो बन रही है वो आधे घंटे की बन रही है। तो जो MCQ सीरीज़ है हमारी 1000 MCQ सीरीज़, उसमें जाके आप अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं। जो पुराने जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो सारे उसमें मैंने डिस्कस करे हुए हैं पहले से। यहाँ से आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है, उनके लिए ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। मैंने लास्ट टाइम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करी थी। कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। डुअलिटी पूछा नहीं गया है, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डुअलिटी प्रिंसिपल जो है ये कुछ नहीं है, हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मोहन ने कोई सामान खरीदा तो उसके 2 पक्ष बताइए। मोहन ने अगर कैश में सामान खरीदा तो उसके 2 पक्ष बताइए। तो 2 पक्ष क्या होगा, मोहन का पैसा गया, ये पहला पक्ष है, और दूसरा पक्ष है कि मोहन को पैसे के बदले सामान मिला। ठीक है, तो हर पहलू के 2 पक्ष होते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए, सेकंड जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। रेवेन्यू का मतलब होता है आयगत, जो आपको पैसे मिलते हैं, जैसे आपने सेल करी वो आपका रेवेन्यू है ना। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट है। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, लेट सपोज आपने सेल करी है ना, आपने सेल कर दी 2000 रुपये की। ठीक है, अभी कस्टमर जो है, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है लेकिन कस्टमर सामान लेके चला गया है। ठीक है, तो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी? हाँ, उस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर ने केवल कैश पेमेंट किया है, केवल अपना पेमेंट किया है, सामान लेके नहीं गया है, तो क्या उसको आप रेवेन्यू मानेंगे? हाँ, तब भी रेवेन्यू मानेंगे क्योंकि अल्टीमेट उसने खरीद लिया है। अभी आपने कस्टमर को कोई सामान दिया नहीं है, ना ही आपके पास सामान है, कस्टमर ने एडवांस पेमेंट किया है। एडवांस पेमेंट किया कस्टमर ने, तो उस केस में हम इसको रेवेन्यू नहीं मानते हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट के केस में रेवेन्यू नहीं मानते हैं। बाकी कैश पेमेंट कर दिया, लेट सपोज आपसे पूछा गया कि मोहन ने सामान खरीदा सोहन से और सोहन के गोदाम में सामान रखा हुआ है। अब जो सोहन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले से, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मोहन ने सोहन से सामान खरीदा और सोहन के गोदाम में सामान रखा हुआ है। अब मोहन ने तो सोहन को पैसे दे दिए हैं। अब अगर सोहन के गोदाम में आग लगती है तो नुकसान किसका होगा? तो नुकसान मोहन का होगा। सोहन का तो होगा ही होगा नुकसान, उसका सामान, बाकी सामान उसका जला, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सामान था जो मोहन का था, वो मोहन का सामान था। अब वो सोहन का सामान नहीं था, भले उसकी जिम्मेदारी में था। ठीक है, उसको लेके चले जाना था लेकिन वो लेके नहीं गया, उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आई बात? तो एडवांस पेमेंट के केस में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अदरवाइज बाकी केस में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि सेल के केस में या कैश पेमेंट के केस में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर।
प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपको ये बोलता है कि अगर आप अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, उसमें आप कोई भी चीज़ नहीं छुपाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है या फिर बिजनेस को बहुत सारा फायदा हो सकता है, तो नुकसान वाली चीज़ को तो आप क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसके नीचे आप नोट डाल के लिखेंगे। अगर वो प्रूफ में नहीं है तो नोट डाल के लिखेंगे। प्रॉफिट वाली चीज़ को तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रूडेंस जो कॉन्सेप्ट है या फिर अक्रूवल जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक वो हो ना जाए। मतलब अगर मुझे लाभ हो गया है तब मैं बोलूँगा कि मुझे लाभ हो गया है, जब तक लाभ नहीं हुआ है तब तक मैं मान के चलूँगा कि मुझे लॉस हो सकता है। इवन मेरे को पता है कि लाभ ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, बट फिर भी जब तक हो ना जाए, मेरे हाथ में पैसा ना आ जाए प्रॉफिट का, तब तक मैं ये मान के चलूँगा कि मुझे लॉस ही होगा। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, समझ में आया कि प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि आप कोई भी चीज़ अपने जो इन्वेस्टर हैं या एक यूज़र ऑफ अकाउंट है, यूज़र ऑफ अकाउंट होते हैं, है ना, तो उन यूज़र से अपने बिजनेस के बारे में कोई चीज़ नहीं छुपाओगे। क्लियर। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। एक एएस का था, ठीक है, तो एएस के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बार बार पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी पूछा गया था व्यापम में, और ईएमआरएस का एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। पहला आपका एएस जो है, जो जनरली पूछा जाता है, जो आपके सब्जेक्ट का पार्ट भी है, AS3। और AS3 क्या है, कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, कैश फ्लो एनालिसिस AS3। AS6 पूछा जाता है आपसे, और पूछा जाता है AS10। ठीक है, AS6 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद AS10 जो है आपका फिक्स एसेट है। अभी जो लोग पढ़ के निकले हैं वो लोग को पता होगा कि अब ये डेप्रिसिएशन वाला AS हट गया है। ठीक है, बताना जरूरी है इसलिए मैंने बता दिया, अब समझना जरूरी है इसलिए समझा रहा हूं। AS10 जो है अब ये फिक्स एसेट के नाम से नहीं आता, ये प्लांट्स एंड मशीनरी इक्विपमेंट, शायद प्लांट्स एंड इक्विपमेंट के नाम से इसका एक हेडिंग है। ठीक है, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट के नाम से इसका हेडिंग है। अब पहले जो AS10 हुआ करता था ये फिक्स एसेट के नाम से नहीं आता। क्लियर है। और AS6 जो है ये पूरा कट चुका है। आई बात समझ में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिसेंटली कटा है, मतलब 8-10 साल के अंदर ही ये घटना हुई है, सॉरी 5-6 साल के अंदर ही ये घटना हुई है, तो पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो AS6 पहले डेप्रिसिएशन था, तो 2019 में इसको पूछा गया था। 2019 में जब एग्जाम हुआ था तो AS6 किसका है पूछा गया था, डेप्रिसिएशन का है, लेकिन उसके बाद ये बदल गया, तो वापस पूछने का चांस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब कुछ और AS देख लीजिए। AS29 आपसे पूछते हैं, तो ये AS29 जो है इंटेंजिबल एसेट के बारे में। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इसके बारे में ये बात करता है। जैसे कि गुडविल हो गई, गुडविल का लेखांकन इसी के अंदर होता है। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गए, ठीक है, पेटेंट हो गया, या फिर फ्रेंचाइजी हो गई, या फिर आपका ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, ये सब का जो आपका अकाउंटिंग होता है वो इंटेंजिबल एसेट के अंदर, यानी AS29 के अंदर। AS को आप हिंदी में क्या बोलते हैं ये कई लोग पूछ सकते हैं। तो लेखांकन मानक
या इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक आगे समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं सारे मैंने पढ़ा दिए, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ी अगल बगल से नॉइज आ रही है, हो सकता है कि वीडियो में आ जाए नॉइज, उसके लिए सॉरी। और कई लोग का एक प्रश्न रहता है कि किस बुक से पढ़ें। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं किस बुक से पढ़ें। तो ये मैं जब पढ़ाता था एक सीजी वाले स्कूल में, तो ये पूरी बुक इंग्लिश में है बेसिकली, देख सकते हैं। तो ये फटी पुरानी बुक है ग्रेड 11 की। बट मैं आपको बताऊं कि 11th के बारे में एक और चीज़ है, या सॉरी कॉमर्स के बारे में एक और चीज़ है। किसी को टाइम नहीं मिला, मुझे नहीं पता फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या मैथ्स के साथ ऐसा ही होगा कि नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में किसी को समय ही नहीं मिल रहा है कि वो अपना सिलेबस अपडेट करें, चेंज करें, और ये सिलेबस ऐसा का ऐसा चलते जा रहा है। तो कुछ गलतियां तो है, कुछ के बहुत सारी गलतियां हैं, और गलतियां क्या, गलतियों का पहाड़ है, छोटी मोटी गलतियां नहीं है। तो पुरानी पुस्तक लीजिए, सेकंड हैंड मिल जाए सेकंड हैंड लीजिए और उससे पढ़िए। ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, साथ साथ में मैं उसको पढ़ा देता हूं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर इसको हम बोलते हैं लेखांकन समीकरण। ठीक है, लेखांकन समीकरण क्या होते हैं हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। अगर हम कॉमर्स वाले हैं तो हम सबको पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होते हैं। तो इसमें आता है आपका एसेट यानी कि संपत्तियां विल ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या फिर इसको बोलते हैं पूंजी धन दायित्व। ठीक है, अब इस समीकरण को आप कई तरह से बना सकते हैं। अभी EMRS में जो क्वेश्चन आया था, अकाउंटेंट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें कैसा दिया था, एसेट को अपन मान लेते हैं A, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं A, इसको C और इसको L। ठीक है, इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू A माइनस L। ठीक है, या फिर इसको आप लिखेंगे L इज इक्वल टू A माइनस C। ठीक है, या फिर ये जो लिखा हुआ है आपका A इज इक्वल टू C प्लस L। क्लियर? ये इस तरह से जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सा सही है, तो इतना सब सही है। ठीक है, ये 3 जो है वो सही है, बाकी कुछ और गलत दे सकता है, उसमें बोलता है कि कौन सा गलत है। ठीक है, या कौन सा सही है ये भी पूछ सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या है कि राजू के 20,000 रुपए के लेनदार हैं, यानी कि क्रेडिटर हैं। 20,000 रुपए के क्रेडिटर है उसके, और राजू की पूंजी जो है, पूंजी यानी कि कैपिटल जो है वो 15,000 की है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए एसेट कितना है।
एसेट यानी संपत्ति कितनी है, तो संपत्ति कितनी होगी, संपत्ति यानी कि एसेट इज इक्वल टू पूंजी धन दायित्व, यानी कि पूंजी का हो गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट हमको नहीं पता, एसेट को ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल कितना आ गया, कैपिटल आपका है 15,000 और लाइबिलिटीज आपकी कितनी है 20,000 रुपये की, तो 20,000 रुपये की लाइबिलिटीज लिख लीजिए। तो जो टोटल एसेट हो जाएगा वो आपका 35,000 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। कई लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, कई लोग को लग रहा होगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या था। तो भाई ये आपके अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट में बताइए क्या है इसका, ताकि मुझे पता चले आप कम से कम यहाँ तक पहुँचे तो हैं देखते हुए, ठीक है। अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए मतलब आप पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं मानूंगा, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, राजू की संपत्ति 28,000 रुपये है, 28,000 रुपये तथा पूंजी 5,000 रुपये है। राजू के दायित्व बताइए, दायित्व की राशि क्या होगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए वो मैं नहीं कमेंट करूंगा। राशि की स्पेलिंग गलत है, ठीक, राशि क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आया ना आए वो आप देखिए, लेकिन आपको आने चाहिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट कर दीजिए। चलिए अब यहाँ तक बात हुई हमारी कंप्लीट। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर। ट्रांजैक्शन में समझते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किसी घटना को प्रदर्शित करने का तरीका होते हैं हमारे बिजनेस के मैनर में। मतलब कोई घटना हुई है, ये मुझे पता कैसे चलेगी, तो उससे जुड़े हुए दस्तावेज या उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जिसको बोल सकता हूँ, उनसे मुझे पता चलता है कि ये घटना घटित हुई है। जैसे कि आपने मोबाइल खरीदा है, मुझे तो नहीं पता कि आपने कब मोबाइल खरीदा है, आप मुझे बिल दिखाएंगे कि इस तारीख को मोबाइल खरीदा है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आपने तो इस तारीख को मोबाइल खरीदा है। तो घटना को बताने के लिए उपयोग होने वाला साक्ष्य यानी एविडेंस आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें किसी तरह की जानकारी मिल रही हो, है ना, जो कि पूरी तरह से वर्बल जानकारी हो सकती है, मतलब मुखाग्र जानकारी हो सकती है। जैसे अखबारों में मुखाग्र जानकारियाँ होती है, किसी तरह की किसी से जुड़ी हुई जानकारी हो सकती है। लेकिन तथ्यात्मक जानकारी जिसमें अमाउंट लिखा हो या मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो ना हो, ऐसा हो सकता है। क्लियर है। तो हम जो बिजनेस में यूज़ करते हैं वो मॉनेटरी डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका मैंने बात करा बिल, ठीक है। तो इनवॉइस होता है एक, ठीक है। ये इनवॉइस यानी बिल जिसको आप बोल देते हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें, ठीक है। आप लोग बिल को इनवॉइस बोल देते हैं, इनवॉइस को बिल बोल देते हैं।
बिल का मतलब होता है कि आपने कोई सामान खरीदा होगा और आपने बोला होगा भैया बिल बना दीजिए, है ना। तो ये जो कैश बिल या फिर इसको हम बोलते हैं कैश मेमो, आपने पैसा भी पेमेंट किया होगा ना दुकान वाले भैया को, तो ये वो साइन करके दे दिए। और ये होता है इनवॉइस। इनवॉइस में रहता है कि आप लोग ने पैसा कितना रुपए देना है। लेट सपोज आपने मोबाइल खरीदा होगा, 10,000 रुपये इसमें लिख दिए। 10,000 के लिखने के बाद वो आपको देगा, देने के बाद आप उसे पैसा देंगे, उसके बाद वो आपसे बिल वापस मांगेगा और यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखेगा प्राप्त हुए। क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पहले आप पैसा दोगे तब जाके बिल मिलेगा आपको। कैश मेमो रहता है कि आपने पैसा दे दिया है, इसमें रहता है पहले बिल मिल जाता है, जब पैसा देते हैं तो फिर इसमें प्राप्त हुए करके वो बंदा साइन कर देता है, इनवॉइस। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट्स में हम इसको बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? सोर्स यानी स्रोत दस्तावेज। सोर्स को बोलते हैं हिंदी में स्रोत दस्तावेज। ठीक है, पहला इसमें आता है कैश मेमो। मैंने बता दिया कैश मेमो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा एक सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कैश मेमो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इनवॉइस है, बिल है, कोई चेक हो सकता है। ठीक है, रिसीट है, डेबिट या क्रेडिट नोट, तो इसी के अंदर आपका सिक्स्थ जो है पे इन स्लिप, इसी के अंदर आ जाता है। तो इतने होते हैं, है ना। ऐसे पढ़ाने के लिए तो और भी है इसमें, लेकिन फिलहाल इतने होते हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं। कैश मेमो, यदि आपने अपने सेलर को जो भी जिसने भी आपको सेल किया होगा उसको जैसे पेमेंट करते हैं, तो वो बंदा जो आपको देता है कि इतने रुपए मिले मेरे को, तो वो आपका कैश मेमो होता है। ठीक है, इनवॉइस आप समझ गए। इनवॉइस और बिल जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों में जो आप सामान खरीदे रहते हैं उनका पूरा डिटेल रहता है, और उधारी खरीदेंगे तब भी मिलता है। ये वाला उधारी खरीदने पे नहीं मिलता है, आप कैश पेमेंट करेंगे तब मिलेगा। इनवॉइस और बिल जो है वो आप में पूरा डिटेल बताता है कि आपने क्या क्या सामान खरीदा, कितनी क्वांटिटी थी, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन ये आप पेमेंट नहीं करोगे तब भी मिलेगा। ठीक है, रिसीट जो है, रिसीट आपको जब सामान आप रिसीव करते हो तब आपको रिसीट मिलता है। क्लियर है कि आपने सामान ले लिया है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दो नोट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ये जब आप सामान वापस करते हैं या फिर, है ना, जैसे कि एक सामान वापस होता है, जैसे आपने सामान खरीदा होगा, आपने सामान वापस किया, तो जब आप सामान वापस करेंगे तो आप डेबिट नोट बनाते हैं, वैसे ही सामने वाला क्रेडिट नोट बनाता है। ठीक है, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होता है वापस करने वाले केस में। पे इन स्लिप जो होते हैं, जब आप पे करते हैं किसी को तब आप स्लिप बना के देते हैं कि मैंने इतना रुपए दिया। जैसे उसने आपको कैश में बना के दिया कि आपने इतना रुपए दिया, वैसे ही आप उनको एक बना के देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अच्छे से समझते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही बच्चों का खेल है, याद रखने वाला है कि बस आपको याद होना चाहिए। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा भैया डेबिट नोट।
ठीक है। तो डेबिट नोट है, सॉरी ई नहीं लिखे, डेबिट नोट है, और दूसरा होता है आपका क्रेडिट नोट। क्लियर? तो देखिए डेबिट नोट, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। रेखा ने सामान खरीदा 500 रुपये का, किससे? तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, रेखा ने परचेस किया 500 रुपये का, किससे खरीदा? प्यारी से खरीदा, प्यारी से खरीदा, ठीक है, प्यारी से खरीदा। आई आता है क्या? किसी का नाम प्यारी होगा तो ऑफेंड मत होना, शायद स्पेलिंग में गलती होगी। तो प्यारी से सामान खरीदा कितने रुपए का? तो ये हमारी कौन है? प्यारी सेलर है, और रेखा सामान खरीद रही है। अब इसमें क्या होगा, जब सामान खरीदा होगा रेखा ने प्यारी से, तो एंट्री क्या करी होगी? रेखा सामान खरीद रही है तो एंट्री क्या करा होगा? परचेज अकाउंट, डेबिट टू प्यारी अकाउंट, प्यारीज अकाउंट, ठीक है। क्रय खाता डेबिट प्यारी खाता से, ये उसने एंट्री करी होगी 500 रुपये की। अभी किसी कारण से उसने लिपस्टिक जो भी खरीदा होगा अपना रेखा ने, तो किसी कारण से उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो वो वापस करने आ गई। तो जब वो वापस करेगी तो क्या होगा? वापस कर रही है तो क्या एंट्री होगी? उल्टी एंट्री करेंगे इसमें, तो प्यारी अकाउंट डेबिट होगा। समझना इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे गणित चालू हो रहा है ना। प्यारी अकाउंट डेबिट होगा टू परचेज अकाउंट। यही करते आप, यही करते, तो उसका एंट्री जो था उसको आपने रिवर्स कर दिया। परचेज अकाउंट नहीं आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा। क्लियर? इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो पहले जब खरीदा गया तो क्या एंट्री हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्यारीज अकाउंट, और जब मैंने रिटर्न कर दिया, मतलब रेखा ने रिटर्न कर दिया, तो क्या एंट्री होगी? प्यारीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बात समझ में आई? अब यहां पे सोचिए, प्यारी कहां थी पहले? प्यारी पहले क्रेडिट में थी, अभी प्यारी कहां पे है? डेबिट में है, ठीक है। प्यारी कहां थी पहले? क्रेडिट में थी, और अभी प्यारी कहां पे है? डेबिट में है। तो जो प्यारी है वो डेबिट में है। रेखा की पुस्तक में हम अभी एंट्री किसके हिसाब से कर रहे हैं? रेखा के हिसाब से कर रहे हैं ना एंट्री। इसमें रेखा का नाम है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेखा मतलब जिसके भी पुस्तक में हम एंट्री करते हैं उस पुस्तक में उसका नाम नहीं होता, ठीक, केवल एक जगह होता है, बैंक खाते में, ठीक है। क्लियर? चलिए यहां पे आ गए। अब जो कि ये डेबिट है, तो जो रेखा है, प्यारी का अकाउंट क्या है? फिर से बोल रहा हूं, डेबिट है। तो जो रेखा है वो क्या इशू करेगी? डेबिट नोट इशू करेगी, ठीक है। अब दूसरा, प्यारी क्या करेगी? तो प्यारी उसको क्रेडिट नोट इशू करेगी। कैसे करेगी उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो प्यारी ने पहले क्या करा? सेल करा। तो जैसे इसने खरीदा होगा रेखा ने, तो प्यारी ने क्या करा? सेल करा। तो रेखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रेखा का खाता, रेखा के खाते को विक्रय खाते से ये उसने एंट्री करी होगी, किसने? प्यारी ने। लेकिन जब रेखा ने सामान वापस किया तब एंट्री क्या हुई होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रेखा। तो रेखा ने क्या किया? सामान वापस किया, तो विक्रय वापसी खाता डेबिट रेखा के खाते से ये एंट्री हुई होगी। अब यहां पर रेखा कहां पे है? रेखा क्रेडिट में है। रेखा कहां पे है? क्रेडिट में है। तो प्यारी क्या करेगी? रेखा को
क्रेडिट नोट इशू करेगी। ठीक है, क्या इशू करेगी? क्रेडिट नोट इशू करेगी। आपको समझ में ना आया हो, इस वीडियो को डबल देखिए। यहाँ से जो डेबिट क्रेडिट नोट वाला है ना हिसाब, इसको डबल देखिए। उसके बाद और करेंगे इसमें जो MCQ है उसमें मैंने कराया हुआ है, फिर भी MCQ में 1-2 और डाल दूंगा। कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो मैंने बोला था कि आधा घंटा, तो आधा घंटा हो चुका है और मैं यहाँ से अलविदा करूँगा। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप लोग, सब्सक्राइब कर दिया करो। 1000 होगा तो लाइव क्लास चालू हो जाएगी, आपके लिए भी अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई करो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।